वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन को पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। और सल्तनत कालीन प्रशासन में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के सभी राजस्व विभाग को देखा, प्रशासन को देखा, राजनीति को देखा। और आज हम लोग भू राजस्व और समाज से संबंधित, साहित्य से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए, हम लोग आज भू राजस्व और टैक्स, जिस तरह से टैक्स का व्यवस्था था, कर किस प्रकार से लेते थे सल्तनत कालीन व्यवस्था में, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो भू राजस्व एवं कर व्यवस्था में सबसे पहले 4 प्रकार के कर लिए जाते थे। ये हमने पहले ही बताया हुआ है, जैसे कि खुम्स, जकात, जजिया और खिराज। कुछ और कर लिए जाते थे जैसे उस्प। उसके बाद तो ये सभी कर जो होते थे दिल्ली सल्तनत काल में लिए जाते थे। तो चलिए बारी बारी सबकी चर्चा करते हैं हम लोग। सल्तनत काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, यानी कि जमीन से लिया हुआ लगान, यानी कि टैक्स। अतः राज्य राजस्व वसूलने पर काफी ध्यान देता था। जो कर व्यवस्था थी वह 6 प्रकार की कर व्यवस्था, यानी कि लगभग मान के चलते हम लोग 5 प्रकार की कर व्यवस्था थी। तो सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। इसीलिए राज्य राजस्व वसूलने पर काफी ध्यान देता था, यानी कि जो टैक्स, जो लगान पद्धति थी, उसी से दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन चलता था। तो इसी कारण सल्तनत कालीन राज्यों में भू राजस्व वसूलने पर काफी ध्यान दिया जाता था। तो जो कर व्यवस्था थी वो निम्न प्रकार से थी, जैसे कि उस्प। पहला जो कर था वह उस्प था। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मुसलमानों से लिया जाने वाला एक जमीन से टैक्स था, भूमि कर था, जिसका नाम था उस्प। इंपॉर्टेंट है। अगला है खिराज। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर है। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ये हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि खिराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर, और उस्प मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर। तो दोनों में अंतर यही है, उस्प और खिराज में। उस्प मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था, जबकि खिराज जो था वह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। उसके बाद खुम्स। खुम्स के बारे में हमने बताया था कि इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह एक प्रकार का लूट था, लूट से लिए जाने वाला कर था। इसमें सैनिक लूटते थे और उसका 4/5 भाग, यानी कि 80% हिस्सा खुद ले जाते थे, जबकि जो 20% हिस्सा था, यानी कि 1/5 भाग, वह राज्य के प्रशासन में सुल्तान के पास जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा कर दिया। वह 3/4 हिस्सा लेता था, यानी कि 75% हिस्सा वह खुद लेता था, जबकि जो शेष बचता था 25%, वह हिस्सा सैनिकों के पास जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सभी प्रोसेस को उल्टा कर दिया, यानी कि वह सैनिकों को 20% देता था, यानी कि 1/5 हिस्सा, जबकि 4/5 हिस्सा वह खुद लेता था राजस्व के प्रशासन के लिए। तो खुम्स युद्ध में लूटा गया एक माल था, जिसमें 1/5 या 20% का हिस्सा राज्य को मिलता था, यानी कि सुल्तान लेता था, तथा 4/5 हिस्सा या 80% का हिस्सा सैनिक के पास जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 भाग या 75%, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 या 80% का हिस्सा स्वयं लेना शुरू किया, और 1/5 या फिर 20% का हिस्सा सैनिकों को देना शुरू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितना हिस्सा लेना शुरू किया? 75%, यानी कि 3/4 भाग, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक 80% का हिस्सा लेना शुरू किया, यानी कि 4/5 भाग, और 1/5 भाग, यानी कि 20% सैनिकों के पास जाता था। अगला जो कर था वो था जकात।
धनवान मुसलमानों से उसकी आय का 2.5% का हिस्सा या उसकी आय का 40वां भाग धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है कि जो जकात था वह दिल्ली सल्तनत में धनवान मुसलमानों से, जो धनाढ्य मुसलमान होते थे, उनकी आय का 2.5% हिस्सा या फिर उनके आय का 40वां भाग धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, यानी कि धर्म में इस्तेमाल करने के लिए। तो जकात क्या था? धनवान मुसलमानों से लिया जाने वाला उनकी आय का 2.5% हिस्सा या फिर उनकी आय का 40वां भाग जो धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। इसको रिलीजियस टैक्स भी बोलते थे। इसके बाद जजिया। जजिया की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, अरबों ने की थी, और यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो सुरक्षा के एवज में लिया जाता था। जो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर सुरक्षा के एवज में, और इसमें स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे और सन्यासी ये सभी मुक्त थे। तो स्त्रियों को, बूढ़ों को, बच्चों को और सन्यासियों को जकात कर से मुक्त रखा गया था, यानी कि उन पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। ये जजिया है। तो जो जजिया कर था वह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था, और इसमें स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे और सन्यासी जजिया कर से मुक्त थे, यानी कि स्त्रियों को, बूढ़ों को, बच्चों को और सन्यासियों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल गुजरात में पड़ता है और यह दिल्ली के सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। तो दिल्ली के सल्तनत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। यहाँ पे विदेशों से व्यापार होता था पानी के माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन था दिल्ली सल्तनत काल में? तो देवल था जो गुजरात में पड़ता है। भू राजस्व के निर्धारण का तरीका। अब देखिए, भू राजस्व के निर्धारण का तरीका 3 हिस्सों से होता था। 3 प्रकार से जमीन की बंटवारा की जाती थी। जैसे पहला बटाई था, दूसरा मसाहत था और तीसरा मुक्ताई था। तो पहला तो हो गया बटाई, दूसरा मसाहत और तीसरा मुक्ताई। ये तीनों जो थे भू राजस्व के निर्धारण के तरीके थे। तो पहला हो गया बटाई, दूसरा मसाहत और तीसरा मुक्ताई। बटाई भी 3 तरीके से होती थी। पहला खेत की बटाई, दूसरा लंक बटाई और तीसरा राज बटाई। खेत बटाई में खेत में बड़ी फसल का बंटवारा होता था। तो जो खेत की बटाई होती थी उसमें खेत में बड़ी फसल का बंटवारा होता था, यानी कि जितने फसल उपज होते थे उसमें खेत में ज्यादातर हिस्सों में बटाई कर दी जाती थी। इसे खेत का बंटवारा कहते थे। दूसरा जो बंटवारा था उसे लंक बटाई कहते थे। लंक बटाई अनाज काटने के बाद बिना भूसा साफ किए फसल का बंटवारा। तो बिना भूसा साफ किए अनाज कटने के बाद बिना भूसा साफ किए फसल के बंटवारे को क्या कहा जाता था? लंक बटाई। तो बिना भूसा साफ किए अनाज कटने के बाद फसल का बंटवारा लंक बटाई कहलाता था। लेकिन भूसा साफ करके जो बंटवारा होता था फसल का वह राज बटाई कहलाता था। तो भूसा साफ कर फसल का बंटवारा क्या कहलाता था? राज बटाई। याद रखेंगे, बिना भूसा साफ किए अनाज कटने के बाद फसल का बंटवारा लंक बटाई, और भूसा साफ करके जो फसल का बंटवारा होता था अनाज कटने के बाद उसे राज बटाई कहते थे। और खेत में बड़ी फसल का बंटवारा खेत बटाई कहलाता था। ये तीनों बटाई के तरीके थे। उसके बाद अगला मसाहत, ये इंपॉर्टेंट है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर राजस्व का बंटवारा, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो
भूमि की नाप जोख होने के बाद जो क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्व यानी लगान का बंटवारा होता था उसे ही मसाहत कहते थे, और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि जमीन को नाप जोख करने के बाद जो क्षेत्रफल आता था उसके हिसाब से लगान निर्धारित किया जाता था। जिसके पास क्षेत्रफल में कम हिस्सा उसकी लगान कम होती थी, जिसका क्षेत्रफल का हिस्सा ज्यादा होता था उसका लगान यानी कि राजस्व ज्यादा होता था। तो भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर राजस्व यानी कि लगान का बंटवारा क्या कहलाता था, तो उसे मसाहत कहते थे। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तीसरा था मुक्ताई। यह एक मिश्रित बंटवारा था। मिश्रित बंटवारा कहने का मतलब है कि यह भू राजस्व का जो निर्धारण का तरीका था मुक्ताई, यह एक मिश्रित था, यानी कि इसमें बटाई और मसाहत दोनों शामिल थे। यानी कि इसमें भूमि की नाप जोख करके भी बटाई होती थी क्षेत्रफल के आधार पे, और साथ ही साथ फसल की भी बटाई होती थी, फसल को भूसा के साथ या फिर भूसा के बाद, भूसा के बिना। तो ये तो था भू राजस्व के निर्धारण का तरीका, कौन कौन? बटाई, मसाहत और मुक्ताई। अब हम लोग इसके समाज पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन समाज कैसा था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्रित समाज था, यानी कि समाज में सभी वर्गों के लोग रहते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो मिश्रित समाज था। हिंदू समाज में प्राचीन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि का प्रचलन इस समय भी चलती रही। तो दिल्ली सल्तनत कालीन समाज में जो हिंदू समाज था वह प्राचीन काल से ही चलता आ रहा था, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जो रंग भेद की नीति थी, जाति व्यवस्था यानी कि हिंदू 4 वर्णों में बटा हुआ था, शूद्र, वैश्य, उसके बाद क्षत्रिय और ब्राह्मण, वह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत काल में भी चली आ रही थी। वर्ण व्यवस्था, गोरा और काला, रंग भेद की नीति, यह भी चली आ रही थी, आदि का प्रचलन इस समय भी चलती रही। तो हिंदू समाज में प्राचीन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि का प्रचलन इस समय भी चलती रही। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का न होना इस समय भी समाज में व्याप्त थी। तो चूंकि यह आधुनिक भारत में शुरुआत हुई बाल विवाह, खास करके जब मध्यकालीन भारत का अंत होने लगा और मुगल काल से इसकी शुरुआत हुई, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सभी समाज में व्याप्त नहीं थी, जैसा कि प्राचीन भारत में नहीं था। तो बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का न होना इस समाज में व्याप्त था, यानी कि बाल विवाह भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, उसके बाद विधवा विवाह का प्रचार भी नहीं था। मुस्लिम समाज इस समय 2 भागों में बटा हुआ था, एक भाग अशरफ और दूसरा भाग अजलाफ। तो जो मुस्लिम समाज था वह 2 भागों में बटा हुआ था। एक को कहते थे अशरफ, अशरफ यानी कि प्रतिष्ठित एवं ऊंचे ओहदे वाले, तथा विदेशी मुसलमान। तो जो प्रतिष्ठित एवं ऊंचे ओहदे वाले और विदेशी मुसलमान थे उन्हें अशरफ कहा जाता था, यानी कि उच्च श्रेणी वाले मुसलमान। और जो दूसरे थे अजलाफ, ये साधारण तथा निम्न जाति के मुसलमान हुआ करते थे। तो जो मुस्लिम समाज था वह कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। एक का नाम था अशरफ और दूसरे का नाम था अजलाफ। अशरफ जो थे वे प्रतिष्ठित एवं ऊंचे ओहदे वाले तथा विदेशी मुसलमान हुआ करते थे, जबकि अजलाफ साधारण तथा निम्न जाति के मुस्लिम हुआ करते थे। याद रखेंगे, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों जातियों में दासता यानी कि गुलाम बनाने की प्रथा व्याप्त थी। इसमें शाही दासों को बंदा तथा सामान्य दासों को बुर्दा कहा जाता था। याद रखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में गुलाम बनाने की प्रथा, गुलाम बनने की प्रथा यानी कि दासता व्याप्त थी। और जो शाही दास थे यानी कि उच्च कोटि के जो दास होते थे, गुलाम होते थे,
उन्हें बंदा कहा जाता था, जबकि जो सामान्य श्रेणी के दास होते थे उन्हें बुर्दा कहा जाता था। याद रखेंगे, तो शाही दासों को बंदा जबकि सामान्य दासों को बुर्दा कहा जाता था। अब हम लोग कुछ साहित्य एवं संगीत पे, जो दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य एवं संगीत है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले कि जो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक भाषा थी वह फारसी थी, यानी कि ईरानी। तो सल्तनत काल का जो प्रशासन था वह फारसी भाषा या फिर ईरानी भाषा पर आधारित था। उसका प्रशासनिक भाषा क्या था? फारसी था, ईरानी था। अब हम लोग कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं जो दिल्ली सल्तनत में लिखे गए। जैसे पहला चचनामा, आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में जब अरबी आक्रमण हुआ तो एक किताब लिखा गया चचनामा। इसी किताब से अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो चचनामा नामक एक किताब था, इसकी रचना किसने की? अली अहमद ने। ये हमने पिछले वीडियो में बता चुका है कि चचनामा की रचना किसने की थी? अली अहमद ने। और इसकी भाषा क्या थी? अरबी। यह अरबी भाषा में लिखा गया था। और इसकी क्या विशेषता है? सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी। तो दिल्ली सल्तनत काल का एक प्रमुख पुस्तक था, काफी प्राचीन पुस्तक, जिसका नाम था चचनामा। इसके रचयिता थे अली अहमद और यह अरबी भाषा में लिखा गया था। और इसकी विशेषता थी कि इसमें सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। दूसरा किताब है तारीखे यामिनी। इसके रचनाकार महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, जिसका नाम था उतबी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो उतबी ने तारीखे यामिनी की रचना की थी। जब हम लोग महमूद गजनवी की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने उतबी के बारे में बताया है और तारीखे यामिनी के बारे में भी बताया है कि तारीखे यामिनी नामक एक किताब की रचना किसने की थी? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी ने। और इसमें महमूद गजनवी के शासनकाल की चर्चा है। याद रखेंगे उतबी के बारे में। सियासतनामा, इसके रचनाकार हैं निजामुल मुल्क तुसी। तो निजाम उल मुल्क तुसी ने सियासतनामा नामक एक किताब की रचना की और इसमें इक्तेदारी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इक्तेदारी व्यवस्था पर आधारित एक किताब सियासतनामा, जिसके रचनाकार निजामुल मुल्क तुसी हैं, उन्होंने रचना की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है कि सियासतनामा की रचना किसने की थी? तो निजामुल मुल्क तुसी। और इसमें इक्तेदारी व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कि इक्ता प्रणाली की जानकारी मिलती है। एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है शाहनामा और इसकी रचना फिरदौसी ने की थी। यह महमूद गजनवी का एक दरबारी साहित्यकार था। तो शाहनामा, जिसके रचनाकार हैं फिरदौसी, और यह महमूद गजनवी के शासनकाल को बताता है। महमूद गजनवी शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तो यह जो रचनाकार है जिसका नाम है फिरदौसी, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। तो शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। और इसमें महमूद गजनवी के शासनकाल का वर्णन है और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत, याद रखेंगे। साथ ही साथ फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने की। और इस किताब में महमूद गजनवी का वर्णन है, महमूद गजनवी के शासनकाल का वर्णन है। और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगला किताब है ताज उल नासिर। इसकी रचना हसन निजामी ने की थी। तो ताज उल नासिर की रचना हसन निजामी ने की थी और यह
दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास कहलाता है। याद रखेंगे कि जो ताज उल नासिर है इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास कहा जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के राज्य में लिखा गया प्रथम इतिहास कौन था? ताज उल नासिर। और इसकी रचना किसने की थी? हसन निजामी ने। याद रखेंगे। अगला जो किताब था तबकाते नासरी, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है। तबकाते नासरी, इसकी रचना की थी मिनहाज उस मिराज ने। तो तबकाते नासरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज ने। तबकाते नासरी, याद रखेंगे, इसकी रचना मिनहाज उस नासरी ने की थी। शॉर्टकट में इसे हम लोग मिनहाज भी कहते हैं। तो ये था हमारा भू राजस्व एवं कर व्यवस्था, समाज, साहित्य एवं संगीत और भू राजस्व के निर्धारण का तरीका। और अगले वीडियो में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। जो अन्य तथ्य बचे हुए हैं और खास करके हमारा जो दिल्ली सल्तनत का कुछ भाग शेष बचा हुआ है, जैसे कि हमारे कर के निर्धारण के कुछ और तरीके हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में उसे देखेंगे। और खास करके वास्तुकला, स्थापत्य कला है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए